बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिस्कशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, डेटाबेस के, जिसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इसका ज़िक्र वक्तन फ़वक्तन आता रहा है हमारी गुज़िश्ता जो सेशंस रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस का एक ऐसा स्टेज है जब आप अपनी तमाम कॉन्सेप्ट्स को लॉजिकली इम्प्लीमेंट करने की तरफ जा रहे होते हैं। तो उस लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपको जब ER डायग्राम्स प्लॉट करनी है तो उस वक्त हमें नॉर्मलाइजेशन करनी होती है, ताकि आप ये पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन कौन से रिलेशंस बनाएंगे और कौन कौन से रिलेशनशिप्स उन तमाम रिलेशंस के दरमियान में बनेंगे। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिनेरियो या फीचर है वो हमें एक फेथफुल स्टेट ऑफ डेटाबेस की तरफ लेकर जाना है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन है इसमें। फर्स्ट NF यानी कि अननॉर्मल फॉर्म से शुरू करें तो 1 NF उसके बाद आएगा, फिर सेकेंड NF, थर्ड NF, BCNF, फोर्थ NF, फिर 5 NF भी आता है, और फिर अननॉर्मलाइज डेटा यानी कि डी नॉर्मलाइजेशन की तरफ भी हम जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन का बेसिक पर्पस एक बड़े रिलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है छोटे रिलेशंस के अंदर। बड़े से मुराद ये है कि एट्रीब्यूट वाइज बड़े रिलेशंस। तो जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स किसी एक टेबल में ज़्यादा होंगे, हम ये अज्यूम कर सकते हैं, पॉसिबल है कि उसमें डेटा की रिडंडेंसी और उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं डेटा से रिलेटेड, एनॉमलीज हैं, इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन, उनसे मुताल्लिक प्रॉब्लम्स राइज हो सकते हैं किसी भी पॉइंट इन टाइम पर। तो उन तमाम प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की जाती है, ताकि सिंपलर स्मॉलर रिलेशंस बने और उनको मैनेज करना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी आसान हो जाए। और वो डेफिनेटली बेस करते हैं हमारे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के ऊपर। तो मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपसे बता दिया है कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटाबेस जो है उसको आप जब रियलाइज़ करवा रहे होते हैं, रियलाइज़ से मुराद है कि जब आप उसकी टेबल की स्ट्रक्चरिंग और उसके अंदर डेटा पोस्ट करने की बात करते हैं, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं और फिर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस उसके बाद अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त उससे पहले आपने नॉर्मलाइजेशन को हैंडल या टैकल करना है। हमने इस सेशन के अंदर कोशिश ये करनी है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक डिस्कशन को अच्छे तरीके से समझ लें और कर लें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द प्रैक्टिकल केसेस और प्रैक्टिकल सिनेरियोज में थर्ड NF तक डेटाबेस को नॉर्मलाइज किया जाता है। फिर थर्ड के बाद फोर्थ से पहले बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म या BCNF, NF से मुराद है नॉर्मल फॉर्म, उसको हैंडल किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है, इसमें हम ये जिक्र कर रहे हैं कि ये कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ का जिक्र आएगा। थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक आपने इन डिपेंडेंसीज़ को ज़रूर समझना है, यानी कि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसीज़, इन तीनों तरह की डिपेंडेंसीज़ को हम अभी जिक्र करते हैं कि किस तरह से इन पर काम किया जाता है और नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान इनका यूज़ किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन जब हम कर रहे हैं तो अभी ये जिक्र हुआ कि एक फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटाबेस हमें रिक्वायर्ड होती है, और इसकी इस प्रोसेस को करने का फ़ायदा क्या होता है कि जो डेटा रिडंडेंसीज़ हैं यानी डुप्लीकेसी है वो रिड्यूस हो जाती हैं। डेटाबेस में जो एनॉमलीज़ हैं उनको आप एलिमिनेट कर देते हैं, और जो एक रिलायबल, स्टेबल और ट्रस्टवर्दी स्टेट ऑफ द डेटाबेस उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है।
डेटा रिडंडेंसी क्या मुराद है? आप जैसे जानते हैं कि एक ही फॉर एग्जांपल क्लाइंट है आपका, और क्लाइंट के टेबल में जो रिलेशंस में डाटा रखा हुआ है एट्रीब्यूट्स में, वो डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है आपके दूसरे रिलेशंस के साथ भी अक्रॉस दी डेटाबेस। तो अब ऐसा भी मुमकिन होता है कि एक रिलेशन के अंदर जो रिक्वायर्ड डाटा है वो दूसरे रिलेशन के अंदर भी उसकी ज़रूरत पड़े, या तीसरे रिलेशन के अंदर भी उसकी ज़रूरत पड़े, तो हम उसका एक रेफरेंस डालते हैं, जैसे प्राइमरी की और फॉरेन की का जो ताल्लुक है। तो जब आप प्राइमरी की और फॉरेन की को ना इस्तेमाल करें तो क्या किया जाता है कि एक डाटा, एक क्लाइंट का नाम और उसकी आईडी और उसकी फर्दर डिटेल्स एक रिलेशन के अंदर मौजूद है और वही चीज़ दूसरे रिलेशन के अंदर भी मौजूद हो, तो एक जगह पर अगर आप अपडेट करेंगे तो अपडेशन एनोमली आ सकती है, क्योंकि बाकी तमाम जगहों पर भी उसको कैस्केड होना है, बाकी जगहों पर भी उसको अपडेट होना है। अगर वो अपडेट नहीं होगा तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा और हमारा डेटाबेस जो है वो अनस्टेबल और नॉन ट्रस्टवर्दी स्टेट की तरफ चला जाता है। यहाँ एक एग्जांपल आपके सामने जैसे कि स्टाफ और ब्रांच के रिलेशन के अंदर एक स्टाफ एक ब्रांच के साथ एसोसिएटेड है, तो स्टाफ और ब्रांच के दरमियान में एक रिलेशन बन सकता है, रिलेशनशिप बन सकता है, स्टाफ ब्रांच रिलेशनशिप। तो उसमें डेफिनेटली आप क्या करते हैं कि दोनों कीज़ को इस्तेमाल करते हुए एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं और वहाँ पर फिर हम इसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो डेटा रिडंडेंसी बड़ी ज़रूरी है इसको समझना कि आपका डाटा एक ही जगह पर अपडेट हो और वहाँ ही आप जैसे अपडेट करें तो वो तमाम जगहों के ऊपर उसका इफेक्ट कैस्केड हो जाए। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट की एक आईडी है और स्टूडेंट का नाम है और उसकी क्लास है। आपने क्लास से रिलेटेड कोर्सेज़ को अपडेट कर दिया अगर स्टूडेंट के, और आपने यही क्लास के अंदर रखा और कोर्सेज़ के टेबल में अपडेट ना किया, तो दो जगह के ऊपर आपने रखा हुआ है, तो दोनों जगह के ऊपर आपको अपडेट करना पड़ेगा। अगर एक जगह पर अपडेट हुआ, दूसरी जगह पर अपडेट ना हुआ, तो ये डेटा रिडंडेंसी का जो प्रॉब्लम है ये एनोमली के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर एक चीज़ आप मद्देनज़र रखिएगा कि जब एनोमलीज आती हैं तो वो हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग आपको कोई अलर्ट या कोई प्रॉब्लम ना शो करे, लेकिन जैसे ही डाटा ग्रो करेगा और आगे की तरफ मैच्योर होने की स्टेट में आएगा तो वहाँ पर फिर स्पूरियस टपल्स की वजह से या किसी और ऑपरेशंस परफॉर्म होने के बाद ये डाटा के अंदर जो एनोमलीज हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये ग्रो करते जाएंगे और वो फिर एक कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन के अंदर आपको ले जाएगा, जहां आप डिमांड तो करेंगे डाटा की, डाटा दिखाएगा भी, लेकिन वो बिल्कुल बोगस किस्म का डाटा आपके सामने आ सकता है। अच्छा, यहाँ दो लेवल ऑफ रिलेशन स्कीमास को दिखाया गया, जैसे आप यूज़र व्यूज़ के नाम से भी जानते हैं, जो क्यूरीज आप बनाते हैं और यूज़र्स के लिए रिपोर्ट्स या व्यूज़ डिफ़ाइन कर लेते हैं। और एक और लेवल है रिलेशन स्कीमास का या रिलेशन का, उसे हम बेस रिलेशन कहते हैं, कि जो फिज़िकली रियलाइज़ होता है नीचे की तरफ, आपने जो कमांड्स, DDL कमांड्स और DML कमांड्स के थ्रू असल एक्चुअल रिलेशन बना के रखा हुआ है। और जब आप क्वेरीज लगाकर व्यूज़ जनरेट करते हैं तो वो व्यू बेस रिलेशन, एक बेस रिलेशन से भी डेटा इकट्ठा करके लेकर आता है और मल्टीपल बेस रिलेशन से भी डेटा को इकट्ठा करके डिज़ायर्ड एट्रीब्यूट्स का व्यू जनरेट करके आपको दे देता है। तो ये दो लेवल ऑफ रिलेशन स्कीमास जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। तो बेस रिलेशंस पर हमारा काम होगा, हमने बेस रिलेशंस को फ़िलहाल ऐसे सेटल और एडजस्ट करना है ताकि जो क्राइटेरिया फॉर द गुड बेस रिलेशंस हैं वो अचीव हो सके। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं गुड रिलेशंस के लिए या गुड बेस रिलेशंस के लिए। तो उसमें पहली गाइडलाइन ये है कि ईच टपल इन अ रिलेशन शुड रिप्रेजेंट वन एंटिटी और रिलेशनशिप इंस्टेंस, और यानी कि आपने एक रिलेशन को, एक टेबल को एक एंटिटी से कम से कम बाउंड करना है।
ऐसा ना हो कि 2 या 3 एंटिटीज़ को कंबाइन करके आप एक टेबल या एक रिलेशन बना रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। तो जितनी एंटिटीज़ हैं, हर एंटिटी के लिए पहला रूल है कि आपने अलग अलग एक रिलेशन या एक टेबल डिफाइन कर देना है, और हर एंटिटी अपने लिए अपने मुताबिकत के पॉइंट ऑफ व्यू से एट्रीब्यूट्स डिप्लॉय करेगी। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़ एंड रिलेशंस, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई एक एंटिटी है, और जब आप इसको कमांड्स अप्लाई करके क्रिएट टेबल की कमांड अप्लाई करके एम्प्लॉई का एक टेबल क्रिएट कर देंगे और उसमें एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा हमारे रिलेशनल अलजेब्राइक जो जार्गन्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर डिपार्टमेंट एक दूसरी एंटिटी, प्रोजेक्ट एक तीसरी एंटिटी, इसी तरह से डिफरेंट एंटिटीज़ जो भी आपके प्रोजेक्ट के डोमेन में या एरिया अंडर द कंसिडरेशन है उसके डोमेन के अंदर आते हैं। तमाम एंटिटीज़ को आपने एटलीस्ट एक एक रिलेशन के तौर के ऊपर आइडेंटिफाई कर देना है। Only foreign keys should be used to refer to other entities। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम एनॉमलीज़ को केटर करते हैं। और आपने देखा था इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंस्ट्रेंट है एंटिटी इंटेग्रिटी के बाद, वो आपका रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट में क्या किया जाता है कि आप एक एम्प्लॉई का, यहाँ एम्प्लॉई डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल है, तो एम्प्लॉईज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं। हर एम्प्लॉई के सामने डिपार्टमेंट का नाम अगर लिखा जाए एक सिनेरियो, और दूसरा सिनेरियो ये कि हर एम्प्लॉई के रिलेशन के अंदर डिपार्टमेंट की आईडी डाली जाए, तो दोनों में क्या ज़्यादा सूटेबल सिनेरियो बनेगा, कोई बताएगा? बिलाल? मौजूद हैं बिलाल जी? कौन सा सिनेरियो ज़्यादा बेहतर है कि एम्प्लॉय के रिलेशन में डिपार्टमेंट का नंबर डाला जाए या उसका डिपार्टमेंट का नाम डाला जाए? क्योंकि ज़रूरत ये है कि एम्प्लॉय के रिलेशन में ये मेंशन हो कि ये एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। उसकी वजह, हाँ, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट का नंबर डालेंगे आप तो वो रेफ़र कर रहा है ऑटोमेटिकली एक और रिलेशन को, और वहाँ एक अलग डिटेल है डिपार्टमेंट के मुतालिक कि डिपार्टमेंट का एड्रेस क्या है, डिपार्टमेंट का नाम क्या है, उसमें उसकी फर्दर डिटेल्स क्या हैं, तमाम एट्रीब्यूट्स डिपार्टमेंट के टेबल में अलग से मौजूद हैं। अगर आपने एक जगह डिपार्टमेंट के नाम को यहाँ डाल दिया, फॉर एग्जांपल जो सेकंड केस है हमारा, तो नाम अगर आपने यहाँ पर चेंज कर दिया तो असल में रिलेशन में भी तो नाम रखा हुआ है ना, तो वहाँ जब आप चेंज करेंगे तो ये रिडंडेंसी और डुप्लीकेसी आ सकती है, और यहाँ पर एक बोगस वैल्यूज़ का इंट्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन जब आप आईडीज़ के साथ यानी कीज़ के साथ काम करेंगे, तो चूँकि कीज़ बड़े केयरफुली मैनेज की जाती हैं और इनको रिमूव करना बड़ा आसान नहीं होता, डेटाबेस के लिए बड़े इसमें रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए फिर इन तमाम कीज़ को आइडेंटिफाई करके रखा जाता है। तो एज अ फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय के रिलेशन के अंदर रखी जाएगी ताकि इसको रेफ़र किया जा सके एम्प्लॉय रिलेशन से डिपार्टमेंट के रिलेशन के अंदर। और अगर कभी कोई चेंज आता है डिपार्टमेंट की एट्रीब्यूट्स के अंदर, तो उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली आपको करंट इफेक्ट मिलता रहेगा जब भी आप इसको रिक्वायर करेंगे, जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी बॉटम लाइन क्या है कि वी हैव टू डिज़ाइन अ स्कीमा दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड ईजीली रिलेशन बाय रिलेशन, यानी कि टेबल बाय टेबल उसको आप एक्सप्लेन कर सकें। तो हर एंटिटी का आपने एक रिलेशन या टेबल बना देना है, और सेमेंटिक्स या मतलब क्या है, उसके मीनिंग्स क्या होंगे एट्रीब्यूट्स के, वो भी आप आसानी से इंटरप्रेट कर सकेंगे कि ये एट्रीब्यूट इस एंटिटी से रिलेटेड है, उसको इस एंटिटी से के साथ ही बिलोंग करना चाहिए, वो किसी और एंटिटी के साथ बिलोंग ना करे। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक सैम्पल कंपनी रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा आपके पास मौजूद है। यहाँ पर देख रहे हैं हम एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट। अगर मैं केयरफुली इसको आपको दिखाऊं, जूम थोड़ा सा कर दे। सबसे पहले एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, दो एंटिटीज़
और ये मैं थर्ड एंट्री जो आपके सामने स्कीमा इसको छोड़ के नीचे प्रोजेक्ट के ऊपर आ रहा हूँ। तो 3 आपके पास ये एंटिटीज इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन दरमियान में आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट और लोकेशन, ये भी डिपार्टमेंट लोकेशन आपके पास एक एंटिटी मौजूद है कि इस डिपार्टमेंट की लोकेशन कहाँ है। तो डिपार्टमेंट नंबर और उसकी लोकेशन यहाँ पर मार्क कर दी गई और दोनों को कंपोजिट प्राइमरी की के तौर के ऊपर रखा गया। वजह यहाँ पर ये है कि डिपार्टमेंट एक जो है वो मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर हो सकता है। आपकी ही केस के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इस्लामाबाद में भी है और कराची में भी है। तो डिपार्टमेंट नंबर फॉर एग्जांपल हम CS1001 और इसकी लोकेशन इस्लामाबाद और CS1002 और उसकी लोकेशन कराची कर देंगे। तो ये इस तरह से आपके तमाम डिपार्टमेंट्स की लोकेशन को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपके प्राइमरी की कंपोजिट प्राइमरी की है, अंडरलाइन डिपार्टमेंट की लोकेशंस के साथ आपको दिखाई दी जा रही है। और जो फॉरेन की है वो डिपार्टमेंट नंबर है, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर बेसिकली मौजूद है डिपार्टमेंट के रिलेशन के अंदर। तो वहाँ एज अ प्राइमरी की तौर ट्रीट हो रही है और यहाँ पर आकर वो एज अ फॉरेन की के तौर पर ट्रीट की जा रही है। फिर इसी तरह से प्रोजेक्ट नीचे एक रिलेशन मौजूद है और प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नंबर प्राइमरी की है, इसकी लोकेशन और कौन से डिपार्टमेंट्स में इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है वो एज अ फॉरेन की डिपार्टमेंट नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दी जाए। वर्क्स ऑन, यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 कंपोजिट प्राइमरी कीज़ के साथ वर्क्स ऑन को दिखाया गया और वर्क्स ऑन में दोनों जो प्राइमरी कीज़ जो कंपोजिट प्राइमरी कीज़ हैं वो इंडिविजुअली बाहर से लेकर आई गई हैं, किसी और रिलेशन, बाहर से मुराद है किसी दूसरे रिलेशन से। तो SSN नंबर भी आपका एम्प्लॉय के रिलेशन से आ रहा है जो कि वहाँ प्राइमरी की यहाँ पर एज ए फॉरेन की ट्रीट की जाती है, और प्रोजेक्ट नंबर आपके प्रोजेक्ट के टेबल से निकल के आ रहा है, वहाँ पर प्राइमरी की और यहाँ पर एज ए फॉरेन की इसे ट्रीट किया जाता है। तो ये आपके रिलेशंस भी बन रहे हैं और रिलेशनशिप्स भी बन रहे हैं। ठीक है जी, तो इनको कंबाइन करके फिर हम रखते हैं। अब मामला ये आता है कि जब हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो स्टोरेज का वेस्ट बचाने के लिए और जो एनॉमलीज़ हैं, इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन एनॉमलीज़, उनको हैंडल करने के लिए हमने नॉर्मलाइजेशन का पॉइंट रखना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। एक एनॉमली आपके सामने केस के तौर पे जिक्र करते हैं। एम्प्लॉई और प्रोजेक्ट का एक रिलेशन है जिसमें एम्प्लॉई नंबर और प्रोजेक्ट नंबर दोनों कंपोजिट प्राइमरी की के तौर पर रखे गए। एम्प्लॉई का नाम और प्रोजेक्ट का नाम तीसरा और चौथा एट्रीब्यूट है, और टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो इस प्रोजेक्ट पर इस एम्प्लॉय ने स्पेंड किए हैं उनकी डिटेल है। तो ये हमारा एक रिलेशन मौजूद है। अपडेट एनॉमली क्या कह रही है कि चेंजिंग द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट नंबर P1 फ्रॉम बिलिंग टू कस्टमर अकाउंट। प्रोजेक्ट नंबर एक है P1, यानी कि प्रोजेक्ट नंबर तो एट्रीब्यूट का यहाँ नाम है ना, तो इसमें एक रिकॉर्ड जो मौजूद है उसमें प्रोजेक्ट नंबर की जगह पर P1 डला हुआ है और इसका नाम प्रोजेक्ट के टेबल के अंदर बिलिंग है, लेकिन नाम इसको बिलिंग का चेंज करके कस्टमर अकाउंटिंग कर दिया जाए तो वो अपडेट एनॉमली जनरेट करेगा, जिसके लिए ज़रूरी है कि आपके तमाम, अगर 100 एम्प्लॉयज़ हैं या 1000 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि P1 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन तमाम के प्रोजेक्ट नेम को, जो कि यहाँ पर मौजूद है प्रोजेक्ट नेम, इसको भी चेंज करवाया जाए। हालांकि चेंज कहाँ आया है? प्रोजेक्ट के टेबल में। और ये कौन सा रिलेशन है, ये कौन सा टेबल है? एम्प्लॉय प्रोजेक्ट। और इसके अलावा प्रोजेक्ट का टेबल और है, प्रोजेक्ट के टेबल का प्रोजेक्ट नंबर यहाँ पर एज अ फॉरेन की ट्रीट किया गया, ये फॉरेन की है। लेकिन हुआ क्या कि आपने इसके बेस रिलेशन में जो प्रोजेक्ट का रिलेशन प्रोजेक्ट के नाम से रखा गया है, उस बेस रिलेशन में प्रोजेक्ट जिसका नंबर P1 है उसका नाम बिलिंग था, लेकिन उसको अपडेट करके कस्टमर अकाउंटिंग कर दिया गया। तो वहाँ जब एक जगह पर अपडेट हुआ तो यहाँ पर भी अपडेट होना चाहिए। अब यहाँ 100 एम्प्लॉयज़ या 1000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो 1000 दफ़ा यहाँ पर अपडेट आएगी।
तो ये एनॉमली एक जनरेट होती है जिसे हैंडल या केटर करने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट का नाम यानी प्रोजेक्ट नेम, ये एट्रीब्यूट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। इसके लिए कोई आपको और स्ट्रेटजी अप्लाई करनी पड़ेगी। इसी तरह से एम्प्लॉय का नंबर यहाँ पर मौजूद है और साथ ही एम्प्लॉय नेम भी आ रहा है, तो मतलब ये कि रिडंडेंट इंफॉर्मेशन आपने रखी है। यहाँ अगर एम्प्लॉय नंबर आपने डाल दिया तो यही काफ़ी है इस एम्प्लॉय के नाम को सर्च करने के लिए, जो कि इसके बेस रिलेशन के अंदर मौजूद होगा ऑटोमेटिकली। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से प्रोजेक्ट का नंबर यहाँ पर काफ़ी है प्रोजेक्ट के नाम को सर्च करने के लिए या रेफर करने के लिए आपको प्रोजेक्ट नेम और ई नेम के लिए कुछ प्लान करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली उस प्लान को हम नॉर्मलाइजेशन के थ्रू ही हैंडल कर सकते हैं और उसको टैकल कर सकते हैं। तो ये एक अपडेट एनॉमली आपके सामने जिक्र की गई। फिर एक इंसर्शन एनॉमली आपके सामने वही आपके पास पुराना रिलेशन मौजूद है, यह रिलेशनशिप मौजूद है, इसे आप रिलेशनशिप कह रहे हैं। ये रिलेशनशिप इसको क्यों कहा जा रहा है? इसकी वजह यह है कि एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट दो बेस रिलेशन से मिलकर एक तीसरा रिलेशन यहाँ पर जनरेट किया गया है और इसको भी एज अ टेबल ही रखा जाएगा। तो आपको इल्म है कि तमाम रिलेशंस और तमाम रिलेशनशिप्स के लिए एक एक टेबल बनाया जाता है। तो यहाँ पर रूल्स की कंप्लायंस के लिए ज़रूरी है कि उन कॉन्सेप्चुअल लॉजिक्स को आप किसी प्रोसेस के थ्रू गुजार कर एक रॉबस्ट स्टेट की तरफ लेकर आएँ। तो यहाँ पर इवन मुमकिन होता है कि आपने जब ER डायग्राम को भी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली देख लिया और उसमें कोई आपको एरर नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप उसे नॉर्मलाइज करेंगे तब आप देखेंगे कि वहाँ आप की तमाम इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन एनॉमलीज एक मॉडरेट से लार्ज डेटाबेस की बात अगर की जाए तो वहाँ बड़ी आसानी से आपको नज़र आएंगी और आप उसे डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन हेल्प करेगी आपको उन तमाम एनॉमलीज को रिड्यूस करने के लिए। अगर कोई एक्सपर्ट इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से पहले ER डायग्राम बनाता है तो मामला ये होता है कि उस ER डायग्राम में वो अपनी एक्सपर्टीज़ को अप्लाई करते हुए, एक्सपर्ट जजमेंट को अप्लाई करते हुए उन एनॉमलीज को पहले ही केटर कर लेता है। तो ये एक बेसिक और बड़े सिंपल से डेटाबेस प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन तौर के ऊपर ये रखा जा सकता है, लेकिन जब आप एक मिडिल से कॉम्प्लेक्स नेचर के डेटाबेसेस की बात करेंगे तो वहाँ ज़रूरी है कि आप कम से कम थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ज़रूर इसको डेटाबेस को नॉर्मलाइज करें। तो आप जब यहाँ पर एक इंसर्ट करने जा रहे हैं रिकॉर्ड उस एम्प्लॉय का जिसको कोई प्रोजेक्ट असाइन ही नहीं हुआ, या इसका वाइस वर्सा कर लें कि आप एक ऐसा प्रोजेक्ट इंसर्ट करने जा रहे हैं जो किसी एम्प्लॉय ने अंडरटेक ही नहीं किया, तो आप इस काम को नहीं कर सकते। यानी कि ये जो ऑपरेशन है इंसर्शन एनॉमली जनरेट करेगा और डेफिनेटली आपने इसको टैकल करने की कोशिश करनी है। तो वो कैसे किया जाएगा? वो आप अगर हमारे तमाम के तमाम रिलेशंस नॉर्मलाइज हैं तो बड़ी आसानी से इसको हैंडल किया जा सकता है। अब ये तीसरा डिलीशन एनॉमली, अपडेशन, इंसर्शन और तीसरा जो एनॉमली है वो डिलीशन एनॉमली है कि इसी रिलेशन के अंदर, रिलेशनशिप का बात कर रहा हूँ, ये एम्प्लॉय प्रोजेक्ट के रिलेशनशिप में जब आप एक प्रोजेक्ट को डिलीट करेंगे तो इसका मतलब है कि वो तमाम एम्प्लॉयज़ जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे। या इसका दूसरी साइड इसकी देख लें, दूसरा सिनेरियो कि एक एम्प्लॉय को आपने यहाँ से रिमूव किया इस प्रोजेक्ट में से, तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट के बाकी जो हैं एम्प्लॉयज़ वो भी रिमूव हो जाएं। तो ये एनॉमली केटर और कंसिडर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब क्या किया जाता है कि आपने एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, आपके सामने एक सिनेरियो रखा गया है कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का रिलेशन यानी कि रिलेशनशिप है और एम्प्लॉय प्रोजेक्ट के दरमियान में रिलेशनशिप है। इसमें हमने ये देखना है कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या हैं और किस तरह से इसको हैंडल किया जाए। तो जो एरोज जहाँ से शुरू हो रहा है, तो बेसिकली होना ये चाहिए
कि आपकी प्राइमरी कीज डिटरमिन करती हों या आइडेंटिफाई करती हों तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स को। तो इसको कहा जाता है फंक्शनली डिपेंडेंट होना, कि अगर किसी रिलेशन में एक प्राइमरी की डिटरमिन करती हो बाकी तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स को, तो इसे आप कह सकते हैं कि फंक्शनली डिपेंडेंट सिनेरियो मौजूद है। यहाँ अगर आप देखें दो लेवल्स आपको दिखाई दिए जाएंगे। पहला लेवल एरोज का ये है जिसमें एम्प्लॉय नेम, SSN, बर्थ डेट, एड्रेस और डिपार्टमेंट नंबर है। और इसी तरह से दूसरा लेवल आपके पास है डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट मैनेजर्स SSN। यहाँ SSN डिटरमिन करता है एम्प्लॉय नेम को। SSN से मुराद हमारे सिनेरियो में आप ये समझ सकते हैं ना कि CNIC नंबर है। तो CNIC नंबर आपके पास हो तो आप नाम डिटरमिन कर सकते हैं उस शख्स का। अगर आपके पास SSN नंबर है तो आप उसकी बर्थ डेट को भी डिटरमिन कर सकते हैं। यानी कि एम्प्लॉय का नाम डिपेंडेंट है, वो डिपेंड कर रहा है SSN के ऊपर। बर्थ डेट डिपेंड कर रही है SSN के ऊपर। एड्रेस डिपेंड करता है SSN पर। और इसी तरह से डिपार्टमेंट नंबर भी इस एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंड करता है इस SSN के ऊपर। तो जब आप अच्छा, ऐसा भी मुमकिन है कि कोई एक एम्प्लॉय किसी एक वक्त में एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो फिर दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाए, तो यहाँ डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस डिपार्टमेंट में किस एम्प्लॉय ने किस डेट तक काम किया। तो डेट फ्रॉम और डेट टू का जो कॉन्सेप्ट है, तो आप देखते हैं कि आपके यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स या कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की बैक साइड के ऊपर एक बोर्ड लगा होता है जहाँ पर उनके नाम और उनका फ्रॉम एंड टू लिखा हुआ दिखाई दे जा रहा होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने एम्प्लॉयज़ के इस स्टेटस को भी या HODs के स्टेटस को भी आपने हैंडल करना है। तो एक नया रिलेशनशिप बनाएंगे एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के रिलेशन के साथ मिलाकर, जिसमें एक एम्प्लॉय का SSN कंपोजिट प्राइमरी की बनेगी और डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट नंबर कंपोजिट प्राइमरी की बनेगा, और एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के साथ तीसरा और चौथा एट्रीब्यूट फ्रॉम एंड टू, ये आप मार्क करेंगे कि इस एम्प्लॉय ने इस डिपार्टमेंट नंबर में इस तारीख से इस तारीख तक काम किया। तो बहरहाल दूसरा जो सिनेरियो यहाँ पर आपके सामने जिक्र किया गया है वो है डिपार्टमेंट नंबर, जो कि डिटरमिन कर रहा है डिपार्टमेंट के नाम को और डिपार्टमेंट मैनेजर के सोशल सिक्योरिटी नंबर को। और यहाँ आप देखिएगा कि इसके लिए ज़रूरी ये है कि जितने भी आपके सामने एरोज के लेवल दिखाए गए हैं, ये एक अलग रिलेशन के अंदर आएगा। यानी कि SSN, एम्प्लॉय नेम, बर्थ डेट, एड्रेस एंड डिपार्टमेंट नंबर, ये एक अलग टेबल होना चाहिए। और डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट मैनेजर SSN, ये अलग एक रिलेशन होना चाहिए, ताकि आपकी ये एनॉमलीज़ का जो सिनेरियो है ये टैकल किया जा सके। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज अगर हम आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाएं तो ये बड़ा आसान हो जाता है। सेकंड जो केस है नीचे की तरफ एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के रिलेशनशिप में, यहाँ आप देखें कि पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 जो रिप्रेजेंट की जा रही है वो क्या है, सोशल सिक्योरिटी नंबर डिटरमिन करता है आपके प्रोजेक्ट नंबर को। यानी कि जो प्रोजेक्ट नंबर किसी एक एम्प्लॉय ने अंडरटेक किया हुआ है, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, वो डिटरमिन किया जा सकता है सोशल सिक्योरिटी नंबर से कि ये एम्प्लॉय है, ये कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, आप उसके नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर सोशल सिक्योरिटी नंबर और प्रोजेक्ट नंबर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए अगर, तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस एम्प्लॉय ने इस प्रोजेक्ट पर कितने आवर्स काम किया। तो ये आपका पहला फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 बन जाती है कि आपने कंपोजिट प्राइमरी की आइडेंटिफाई की है सोशल सिक्योरिटी नंबर और प्रोजेक्ट नंबर कंबाइन करके, और ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं आवर्स को, टोटल नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय एन एम्प्लॉय ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। नीचे की तरफ जो सेकंड लेवल है फंक्शनल डिपेंडेंसी 2, इसमें आप देखते हैं कि सोशल सिक्योरिटी नंबर, एम्प्लॉय का जो नाम है सिर्फ वो डिटरमिन किया जा सकता है सोशल सिक्योरिटी नंबर से। यानी CNIC अगर आपके पास है तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डेफिनेटली इस शख्स जिसका CNIC नंबर ये है उसका नाम ये होगा, उसका फादर नेम, उसका एड्रेस, उसका
फैमिली नंबर, ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। फिर तीसरे लेवल के ऊपर आप अगर ये आइडेंटिफाई करने के काबिल हो कि फंक्शनल डिपेंडेंसी नंबर 3 में जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रोजेक्ट नंबर, और ये आइडेंटिफाई करता है प्रोजेक्ट के नाम को और प्रोजेक्ट की लोकेशन को कि किस लोकेशन के ऊपर ये प्रोजेक्ट मौजूद है। तो यहाँ 3 आपके सामने फंक्शनल डिपेंडेंसीज जिक्र की गई। तो आपने ये अगर समझने की सलाहियत पैदा कर ली कि कौन सा एट्रीब्यूट डिटरमिन कर सकता है किसी दूसरे एट्रीब्यूट को, तो जो डिटरमिन कर रहा है वहाँ से आपने एरो स्टार्ट करना है और जो एरो की टेल वहाँ पे आपने रखनी है। और जो जो एट्रीब्यूट्स डिटरमिन होते हैं, जैसे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 के अंदर आप देखें FD1 में इस लेवल के ऊपर SSN और P नंबर दोनों मिलकर आवर्स को डिटरमिन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों की एट्रीब्यूट्स हैं और ये नॉन की एट्रीब्यूट होना चाहिए यूजुअली। और इसी तरह से फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 में आप देखते हैं कि सोशल सिक्योरिटी नंबर सिर्फ एम्प्लॉय के नेम को डिटरमिन कर रहा है। तो इसी तरह से आपने ये डिटर्मिनेशन या इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने हैंडल करना। अच्छा, ये एरोज का जिक्र और एरोज का जो यूज़ है हम इससे पहले भी कर चुके हैं, वो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट के अंदर। तो यहाँ हम एक रियल डेटाबेस इंस्टेंस के ऊपर ज़रा तवज्जो दें। तो आप देखते हैं कि एम्प्लॉई डिपार्टमेंट का जो रिलेशन है उसमें रिडंडेंसी कहाँ पर मौजूद है। डिपार्टमेंट का नाम और डिपार्टमेंट के मैनेजर का SSN नंबर। इसी तरह से एम्प्लॉई और प्रोजेक्ट के रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो रिडंडेंसी कहाँ है, सोशल सिक्योरिटी नंबर मौजूद है तो यहाँ पर एम्प्लॉय के नाम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेस रिलेशन जो एम्प्लॉय का रिलेशन है वहाँ पर पहले से रखा होगा कि एम्प्लॉय का सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या है, उसका नेम क्या है, उसका फर्स्ट नेम क्या है या लास्ट नेम क्या है, एंड उसका एड्रेस डिटेल्स फर्दर। और दूसरी रिडंडेंसी का सिनेरियो यहाँ पर क्या है कि प्रोजेक्ट का नेम, हालांकि प्रोजेक्ट नंबर यहाँ पर मौजूद है, प्रोजेक्ट का नेम और प्रोजेक्ट की लोकेशन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। तो ये रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है। रिडंडेंट का मतलब है कि रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन जिसके बगैर भी आपका बहुत अच्छे तरीके से गुजारा हो जाता है और वो ज़्यादा बेहतर सिनेरियो और एफिशिएंट सिनेरियो बनेगा। तो यहाँ एक गाइडलाइन आपके सामने जिक्र करते हैं रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। पहली गाइडलाइन आपने देखी थी, उसमें क्या जिक्र किया था कि हर एंटिटी के लिए आपने एक रिलेशन बनाना है और उसमें वही एट्रीब्यूट्स हों जो कि उस एंटिटी से रिलेटेड हो। तो गाइडलाइन नंबर 2 क्या है कि डिज़ाइन अ स्कीमा दैट डज नॉट सफ़र फ्रॉम द इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन एनॉमलीज, यानी कि तीनों तरह की एनॉमलीज उसमें ना हो, वो उससे सफ़र ना कर रहा हो, वो इम्यून हो इन तमाम एनॉमलीज से। और अगर इस तरह की कोई एनॉमली प्रेजेंट है तो इसको आप नोटिफाई कर लें कि ताकि वो एप्लीकेशन लेवल के ऊपर हैंडल कर दी जाए। तो यहाँ आपने एक चीज़ का सिनेरियो का जिक्र रखना है सामने। जब आप डेटाबेस को लॉजिकल रियलाइजेशन की तरफ लेकर जाते हैं तो आपने क्या करना है कि तमाम तरह की एनॉमलीज से ये पाक हो। अगर आप कहते हैं कि जी नहीं, ये इस तरह की एक ख़ास केस है जिसमें ये एनॉमली रह जाएगी या प्रेजेंट है, इंसर्शन या अपडेशन या डिलीशन या कोई दो या तीनों भी किसी एक ख़ास सिनेरियो के अंदर, किसी एक रिलेशनशिप में या एक रिलेशन में, तो आप उसे नोट डाउन कर लें ताकि उसको एप्लीकेशन लेवल, इससे ऊपर का जो लेवल है एप्लीकेशन डेवलपमेंट लेवल, वहाँ पर इसको हैंडल किया जा सके। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं आपसे जिक्र करूँ कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो तब भी आप ये एनॉमलीज़ का आपके सामने वास्ता पड़ता है, क्योंकि जब आप एक इन्फॉर्मेशन को मल्टीपल लोकेशंस में और मल्टीपल टाइम्स डिस्प्ले करते हैं या एक्सेस करते हैं या उसे प्रोसेस करते हैं या ट्रेवर्स कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की एनॉमलीज़ आती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक वेरिएबल रखा हुआ है और वेरिएबल को आपने यूज़ किया मल्टीपल जगहों के ऊपर। अब एक वेरिएबल अगर आपने उसका स्कोप डिफाइन कर दिया ग्लोबल,
तो जो करंट इन्फॉर्मेशन होगी वही आप डेफिनेटली तमाम जगहों के ऊपर एक्सेस कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपने उसका लोकल स्कोप डिफाइन किया हुआ है तो लोकली जितने भी उसके इंस्टेंस बनेंगे हर एक के अंदर अलग अलग उसकी वैल्यू रखी गई होगी। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे एक ही सिनेरियो के ऊपर एक ही ग्लोबल वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर आप ये सिनेरियो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। या फिर आप प्रोग्राम जब लिखते हैं, विजुअल प्रोग्रामिंग में आप देखेंगे कि डेटाबेस को जब आप कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए कनेक्शन स्ट्रिंग और क्वेरीज लिखी जाती हैं। तो कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए अगर आप एक ग्लोबल मॉड्यूल बना लें जिसको आप कॉल कर लिया करें, तो जब भी आपको डेटाबेस एक जगह से दूसरी जगह चेंज करना पड़ जाए फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या करना है कि एक ही मॉड्यूल के अंदर वहाँ चेंज कर दिया, वही एक्सेस हो रहा है चूंकि तमाम सब मॉड्यूल्स के अंदर, तो ऑटोमेटिकली ये कैस्केड हो जाएगा। तो इसमें ये जो डुप्लीकेसी या रिडंडेंसी का मामला है ना, ये आसान हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका क्या होता था कि जहां आपको जिस मॉड्यूल में जिस फॉर्म में डेटाबेस एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती थी, आप नए सिरे से उसकी क्वेरी स्ट्रिंग लिखते और उसके डेटाबेस ओपन करने का कनेक्शन स्ट्रिंग डालते और फिर आप करते। तो अगर आपने डेटाबेस को ही रिमूव कर दिया, किसी और जगह पर डाल दिया, तो कनेक्शन स्ट्रिंग आपको हर पेज के ऊपर, हर फॉर्म पर, हर मॉड्यूल में चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक रिडंडेंट इंफॉर्मेशन को टैकल करने का वहाँ पर तरीका क्या है कि आप एक मॉड्यूल बना लें जो कि डेटाबेस कनेक्शन के नाम से हो, और वहीं एक जगह पर आप चेंज करेंगे, उसका इफेक्ट हर मॉड्यूल के ऊपर, हर फॉर्म के ऊपर ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगा, क्योंकि वो हर फॉर्म या हर मॉड्यूल, सब मॉड्यूल उस एक ही मेजर पेरेंट मॉड्यूल को एक्सेस कर रहा है। तो इस तरह से कंट्रोल रखना आसान होता है। तो अब क्या करेंगे, गाइडलाइन 2 में हमने प्रोग्रामिंग लेवल के ऊपर इसको टैकल करने की बात कर ली, उसको नोट डाउन कर लेंगे और फिर आगे इसको इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी इसको मार्क कर लेंगे प्रॉपरली। गाइडलाइन नंबर 3 इज दैट relations should be designed such that their tuples will have as few null values as possible। यानी आपने जब ज्वाइंस को देखा था तो हमने फुल आउटर ज्वाइन या लेफ्ट आउटर ज्वाइन या राइट आउटर ज्वाइन की बात की थी। तो वहाँ क्या मुमकिन होता है कि जब आप दो या इससे ज़्यादा रिलेशंस को ज्वाइन करते हैं तो जो अनमैच्ड वैल्यूज़ हैं आउटर ज्वाइंस के अंदर, वहाँ नल वैल्यूज़ भी डाल दी जाती हैं। तो एक गाइडलाइन ये है कि जितना कम से कम हो, यानी कि आप बेसिकली करना ही क्या चाहते हैं कि एक रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं, उसमें 7 एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें से 3 एट्रीब्यूट्स में फॉर एग्जांपल नल वैल्यूज़ मुमकिन तौर पर आ सकती है। फॉर एग्जांपल जब आपका डाटा इंसर्ट किया गया डेटाबेस के अंदर, उस वक्त वो वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, या वो एट्रीब्यूट एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन कुछ केसेस के अंदर और कुछ केसेस के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करता। और तीसरी बात क्या है कि वो किसी एक स्टेट के ऊपर इनवैलिड होगा और किसी एक स्टेट के ऊपर वैलिड हो जाएगा। तो वहाँ पर जब इनवैलिड होगा तो नल रखा जाएगा, जब वैलिड होगा तो उसकी एक्चुअल वैल्यू रखी जाएगी। तो ये सिनेरियोज आते हैं, इन सिनेरियोज के लिए नल एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा नल वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देंगे तो आपके डेटाबेस में एक तो स्पेस को ऑक्यूपाई करने की बड़ी मसाइल आ जाते हैं और बड़ा स्कैटर्ड डेटा जो है वो आपका रखा होगा। सुपीरियर टपल नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको दिखाया जा रहा है। इसका जिक्र जॉइन में भी आया था एक दफ़ा, तो वो मैंने थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश की थी कि एक नई टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ जाएगी। बहरहाल क्या होता है कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइंस का लॉसलेस होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्या होता है कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके ख़ास तौर पर आउटर ज्वाइंस के ऊपर, लेफ़्ट आउटर ज्वाइन हो या राइट आउटर ज्वाइन हो, आउटर ज्वाइंस के अंदर हमारे पास नल वैल्यूज़ मिलती हैं जब आप दो रिलेशंस को ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो ऐसी भी वैल्यूज़ मिल जाती हैं जो लीगल ही नहीं होती, इलीगल वैल्यूज़ होती हैं। तो उन इलीगल वैल्यूज़ को हम नॉर्मली स्पूरियस टपल कहते हैं। तो अगर इन स्पूरियस टपल्स जो जनरेट हुए हैं उनसे उनकी बाज़ औक़ात ज्वाइन के वक्त हमें ये जनरेट करने की नौबत आती है।
हालांकि वो रिक्वायर्ड नहीं होते, लेकिन वो अननेसेसरीली और अनवांटेडली हमें मिल जाते हैं। तो वो टपल्स होते हैं जो जिनका कोई लॉजिकल रिलेशन नहीं बनता दोनों टेबल्स के दरमियान में। ये सिर्फ एक ऑपरेशन का पेश खैमा होते हैं, या एक ऑपरेशन का पोस्ट फैक्टो होता है जिसे आप को मिल जाता है, जो आपको मिल जाता है। तो बहरहाल यहाँ एक टर्म आपको फर्दर जब स्पूरियस टपल्स की बात करनी है तो आपको लॉसलेस जॉइंस की भी बात करनी आनी चाहिए कि लॉसलेस जॉइंस का क्या ताल्लुक है। तो लॉसलेस जॉइन से मुराद है कि हम जब ज्वाइन करें एक रिलेशन को, तो जब वापस उसको बेस रिलेशंस के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की जाए तो वो वापस अपने बेस रिलेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाए ओरिजिनल एट्रीब्यूट्स के साथ। ऐसा ना हो कि आपके और पहले एट्रीब्यूट्स और टपल्स कुछ और थे, यानी डिग्री और कार्डिनैलिटी कुछ थी, और जब आप ज्वाइन करके वापस डीकम्पोज किया तो वो लॉसी ज्वाइन बन गया। तो लॉसी सिनेरियोज जो हैं वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियोज होते हैं, और वो डेटाबेस के साथ काम करते हुए बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब आपको डी नॉर्मलाइज करना पड़ता है ना, आपके बेस रिलेशन नॉर्मलाइज करते हुए फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के अंदर फॉर एग्जांपल 10 हैं, लेकिन जब आप नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें तो दो जगह के ऊपर दो रिलेशंस को मर्ज करके अलग अलग एक एक रिलेशन बना दिया गया, तो अब आपके पास टोटल 8 रिलेशंस बन जाते हैं। तो ये किस्म का ज्वाइनिंग इफेक्ट आता है। तो रिलेशंस के लिए ज़रूरी है कि वो सेटिस्फाई करते हों लॉसलेस ज्वाइन की कंडीशन, और कोई स्पूरियस टपल जनरेट ना हो अगर दोबारा से इसका नेचुरल ज्वाइन लिया जाए। तो ये गाइडलाइन नंबर 4 आपके सामने। अब बात कर लेते हैं ये जो लॉसलेस और लॉसी ज्वाइन की बात है। तो जब आप डीकम्पोजिशन करते हैं तो नॉन एडिटिव या लॉसलेसनेस, ये एक सिनेरियो आपके सामने आएगा। मामला ये इस तरह से है कि आपके पास एक रिलेशन है, ये येलो कलर का जो आपको टॉप पे एक दिखाया जा रहा है स्कीमा, जिसमें 6 एट्रीब्यूट्स हैं: एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय लोकेशन, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। तो अगर इसको मैं डीकम्पोज करता हूं दो एट्रीब्यूट्स के अंदर, दो टेबल्स के अंदर, यानी दो रिलेशंस के अंदर। एक रिलेशन है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। अच्छा, ये डीकम्पोजिशन आपका सवाल आ सकता है अभी इस वक्त कि ये डीकम्पोजिशन कहाँ से आ गई, क्यों होगी, क्या ज़रूरत आ गई इसकी। तो जनाब, जो हम नॉर्मलाइजेशन का काम कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन का पर्पस ही डीकम्पोज करना है, यानी कि एक रिलेशन को दो या उससे ज़्यादा रिलेशंस के अंदर डिवाइड करना। क्यों? उसकी वजह यह है कि हम एनॉमलीज को रिमूव करना चाहते हैं। अब बात यहाँ ये थी ना कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय लोकेशन, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। इसमें अगर आप फंक्शनल डिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं एम्प्लॉय आईडी से शुरू करूं। क्या एम्प्लॉय आईडी मेरा अगर प्राइमरी की कंसिडर कर लिया जाए तो एम्प्लॉय आईडी डिटरमिन करता है एम्प्लॉय नेम को? यस, ये करता है। क्या एम्प्लॉय आईडी डिटरमिन करता है एम्प्लॉय की एज को? यस, कर सकता है। क्या एम्प्लॉय आईडी डिटरमिन करता है एम्प्लॉय की लोकेशन को, यानी उसके एड्रेस को? एम्प्लॉय की लोकेशन मींस के एम्प्लॉय का एड्रेस। यस, करता है। क्या एम्प्लॉय आईडी डिटरमिन करता है कि वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, डिपार्टमेंट की आईडी को? यस, कर सकता है। क्या एम्प्लॉय आईडी डिटरमिन करता है एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट के नाम को? यस, ये डिटरमिन करता है। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय आईडी एक आपकी अगर प्राइमरी की बन जाए तो बाकी तमाम पांचों एट्रीब्यूट्स डिटरमिन किए जा सकते हैं इस एक एम्प्लॉय आईडी से। लेकिन यहाँ एक और सिनेरियो भी है। वो सिनेरियो ये है कि क्या
डिपार्टमेंट की आईडी डिटरमिन कर सकती है डिपार्टमेंट के नाम को? यस, क्योंकि ये तो डिपार्टमेंट का जो नाम है वो सोल प्रॉपर्टी है डिपार्टमेंट आईडी की। अगर आपके पास डिपार्टमेंट आईडी एक प्राइमरी की बन जाए तो डिपार्टमेंट का नाम भी डिटरमिन किया जा सकता है। इसका मतलब है यहाँ पर दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज बन रही हैं। FD1 क्या बन रही है? EMP ID कैन डिटरमिन एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय लोकेशन, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी के साथ ही एक और डिपार्टमेंट आईडी है विच कैन ऑल्सो डिटरमिन डिपार्टमेंट नेम, यानी कि एम्प्लॉय आईडी भी डिपार्टमेंट नेम को डिटरमिन कर सकती है और एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट की आईडी भी डिपार्टमेंट के नेम को डिटरमिन कर सकती है। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। तो यहाँ हम बहरहाल क्या कर रहे हैं, इसको हमें एक रॉबस्ट स्टेट के अंदर लेकर आना है और रॉबस्ट स्टेट के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब रॉबस्ट स्टेट के अंदर लाने की कोशिश करेंगे तो क्या मामला होना चाहिए कि जब आप किसी एक रिलेशन को डीकम्पोज करके दो रिलेशंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ ग्रीन कलर से नीचे इस एक बड़े रिलेशन को जो कि ऊपर येलो कलर से दिखाया गया है टॉप रो में, उसको दो सब रिलेशंस के अंदर डिवाइड कर दिया गया। पहला रिलेशन क्या है? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज और एम्प्लॉय लोकेशन। दूसरा जो उसी से रिलेशन डेवलप किया गया डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट नेम। तो ये इनके लिए लॉसलेस डीकम्पोजिशन होना ज़रूरी है। अगर ये लॉसलेस डीकम्पोजिशन नहीं है और लॉसी डीकम्पोजिशन है, दैट मीन्स कि ये जो हमने डीकम्पोजिशन एट्रीब्यूट को आपने अलग अलग तोड़ा है, ये ठीक से नहीं तोड़ा है। उसको कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं? वैलिडेशन उसकी कैसे हो सकती है? उसकी वैलिडेशन करने का सिंपल तरीका क्या है कि जो आपने दो टेबल्स बनाए हैं ना, उनका नेचुरल ज्वाइन ले लिया जाए। नेचुरल ज्वाइन आपको मालूम है क्या होता है? जिक्र इससे पहले हुआ था कि जब आप दो रिलेशंस का ज्वाइन ऐसे लेते हैं जिसको आप नेचुरल ज्वाइन कहें, तो वो एक कॉमन एट्रीब्यूट के ऊपर आकर ज्वाइन करता है और वो जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसको दो दफ़ा लिखने की बजाय सिंगल उसकी अकरेंस आती है। तो यहाँ आप देखते हैं कि एम्प्लॉय आईडी दोनों जगहों के ऊपर मौजूद है। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर भी मौजूद है और एम्प्लॉय आईडी सेकंड रिलेशन के अंदर भी मौजूद है। तो जब आप इसका नेचुरल ज्वाइन लेंगे तो अगेन आपको ये रिलेशन मिलेगा। तो क्या ये रिलेशन और टॉप पे दिया हुआ ये रिलेशन दोनों आपस में सेम है? एट्रीब्यूट्स बिल्कुल सेम है। यस, बिल्कुल सेम है। तो लिहाजा इसका मतलब है कि ये जो डीकम्पोजिशन की गई है ग्रीन कलर में जो आपके पास शो की गई है, ये एक लीगल और वैलिड और रॉबस्ट डीकम्पोजिशन है। जबकि नीचे जो केस आपके सामने आया है, अच्छा, ये डीकम्पोजिशन कहलाई जाएगी लॉसी डीकम्पोजिशन। उसकी वजह ये है कि आप देखते हैं कि आपने फर्स्ट जो टेबल है वो तो बिल्कुल वैसे ही बनाया जैसा कि टॉप पे फर्स्ट टेबल आपने बनाया था, लेकिन जो सेकंड आपने टेबल बनाया उसमें एम्प्लॉय आईडी नहीं रखी, जो कि हमारा सीड वैल्यू के तौर पे काम करती है नेचुरल ज्वाइन के। तो जब आप इसका नेचुरल ज्वाइन लेंगे, रेड कलर से जो मेंशन्ड है शोड आपके पास रिलेशन आ रहे हैं, तो ये आपको कभी भी वापस ओरिजिनल येलो कलर का जो रिलेशन डिफाइंड है उस तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपको इसमें डाटा लॉस हो जाएगा। तो ये लॉसी डीकम्पोजिशन कहलाई जाएगी। तो जब आप डीकम्पोज करें तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि लॉसलेस डीकम्पोजिशन होना चाहिए। नेक्स्ट, फंक्शनल डिपेंडेंसी को फॉर्मली हम अब डिफाइन कर देते हैं। आपने एग्जांपल तो देख ली थी कि एरोज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर कोई एक ऐसा नॉन की एट्रीब्यूट जो कि आइडेंटिफाई किया जा सकता है किसी की एट्रीब्यूट से, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शनली डिपेंडेंट सिनेरियो यहाँ पर मौजूद है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी लाई करती है। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारी गुडनेस ऑफ डिज़ाइन उसको मेंटेन किया जा सके और रॉबस्ट डेटाबेस रखा जा सके। और इस काम के लिए कीज़ को यूज़ किया जाता है ताकि इन नॉर्मल फॉर्म्स की डिक्लेरेशन हो और
इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप्स हैं उनको हैंडल करने के लिए डिफरेंट इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स यूज़ किए जाते हैं. तो a set of attributes x functionally determines a set of attribute y if the value of x determines unique value of y. तो मामला यही है, ये बेसिकली एक फॉर्मल डेफिनेशन इसकी हो जाती है. अगर आप एक एरो प्लॉट करें, जैसा कि यहाँ पर मैं एक एरो प्लॉट कर देता हूँ, और इसके लेफ्ट साइड के ऊपर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स रख देते हैं. फॉर एग्जांपल इन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को मैंने कहा ए और बी, और इसी तरह से एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट आपके पास यहाँ राइट साइड पर मौजूद है, और इसके लिए कहा जा रहा है सी डी ई एफ मिसाल के तौर पर. तो this defines the functional dependency. A and B functionally defines C, D, E and F. या C, D, E and F are functionally dependent on A and B mutually. इस तरह से भी पढ़ सकते हैं इसको, और ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि A and B determine C, D, E and F. तो ये जो डेफिनेशन है इसको आप अगर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन की जा सकती है. वही एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नंबर डिटरमिन्स एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट नंबर डिटरमिन्स प्रोजेक्ट नेम एंड प्रोजेक्ट लोकेशन, और सोशल सिक्योरिटी नंबर एंड प्रोजेक्ट नंबर डिटरमिन्स आवर्स. तो यहाँ पर कंपोजिट है, यहाँ पर CNIC भी आप कर सकते हैं, SSN भी कर सकते हैं. तो SSN बेसिकली हमारे इस केस के अंदर यहाँ पर मौजूद है. कंस्ट्रेंट की क्या एग्जांपल है? फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द एट्रीब्यूट्स इन द स्कीमा R. फंक्शनल डिपेंडेंसी किसी भी एक स्कीमा, रिलेशनशिप या टेबल R जिसका नाम दिया जा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी होती है जो कि उसके एट्रीब्यूट्स के माबैन रखी जाती है. और कंस्ट्रेंट के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम रिलेशन के ऊपर म्यूचुअली या इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती हो और अप्लाई होती हो. और फॉर एग्जांपल अगर एक रिलेशन R है, उसका एक प्राइमरी की K है एट्रीब्यूट, तो K के लिए ज़रूरी है कि वो फंक्शनली डिटरमिन करता हो तमाम एट्रीब्यूट्स जो कि R के अंदर मौजूद हैं. K के अलावा जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, K उनको फंक्शनली डिटरमिन करता हो. ठीक है जी, अब यहाँ से आगे की तरफ अब हम फॉर्मली इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या है और इसमें क्या लवाजमात हैं. जैसा कि आपके सामने ये बात आई थी कि आप एक फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटाबेस देखना चाहते हैं, तो उसी तरह से हम एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जिसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, और उसका मकसद ये होता है कि वो अनसेटिस्फैक्टरी, अनवांटेड या बैड रिलेशंस को ब्रेकअप करके एक सेटिस्फाइबल और रॉबस्ट सेट ऑफ रिलेशंस के अंदर कन्वर्ट कर दे, और उनके अंदर वो एट्रीब्यूट्स मौजूद हों कम अज़ कम एक दफ़ा, एक से ज़्यादा दफ़ा भी होंगे डेफिनेटली. जब आपने जैसे कि इस पिछली एग्जांपल में जिक्र देखा था कि उस एट्रीब्यूट्स के साथ क्या हुआ था कि एम्प्लॉय आईडी को आपने एक लेफ्ट रिलेशन में भी रखा था और राइट रिलेशन में भी रखा था, जिसे आपने डिकम्पोज किया था टॉप से बॉटम की तरफ लॉसलेस डिकम्पोजिशन के केस के अंदर. तो बिल्कुल इसी तरह से कम अज़ कम एक दफ़ा तो ज़रूर आना चाहिए उन एट्रीब्यूट्स को, वो लॉस नहीं होने चाहिए नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान. और नॉर्मल फॉर्म किसे कहा जाता है? NF आप देखेंगे अभी हर दफ़ा 1NF, 2NF, 3NF. तो नॉर्मल फॉर्म बेसिकली ये इसका एब्रीविएशन है NF. उसको कैसे आप कहते हैं कि NF का क्या मतलब है? NF इज़ द कंडीशन, नॉर्मल फॉर्म इज़ द कंडीशन यूजिंग कीज एंड फंक्शनल डिपेंडेंसीज ऑफ अ रिलेशन टू सर्टिफाई. आप एक
सर्टिफिकेट इशू करते हैं इसके लिए, वेदर अ रिलेशन स्कीमा इज इन अ पर्टिकुलर स्टेज, यहाँ पर स्टेज का नाम मैं रखूंगा नॉर्मल फॉर्म के लिए। तो नॉर्मल फॉर्म क्या है? बेसिकली एक स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज या बॉयज कॉड नॉर्मल स्टेज। तो नॉर्मल फॉर्म एक ऐसा स्टेज होता है जो कि आपके लिए एक सर्टिफिकेशन देता है, एक सर्टिफाई कर रहा होता है कि आपके जो रिलेशन हैं वो इस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर हैं। यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एक स्टेज है जो कि आपको बताती है कि इसमें ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज मौजूद हो सकती हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म एक स्टेज है जिसमें आपको मालूम होगा कि इसमें ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज का मौजूद होना ज़रूरी है। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म है तो इसका मतलब है कि ये डिपेंडेंसी होना ज़रूरी है। तो अब हम डायरेक्टली देखते हैं कि डिपेंडेंसीज क्या हैं, जिसमें मैंने जिक्र किया था इससे पहले भी शुरू में कि पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसीज, इनका एग्जांपल्स के तौर के ऊपर क्या सिनेरियो बनेगा, तो उन एग्जांपल्स को भी हैंडल करते हैं। अच्छा जी, सेकंड, थर्ड और BCNF ये किस पर डिपेंड करती हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसीज के ऊपर। वन भी डिपेंड करती है इसी तरह से। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ये मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज के ऊपर डिपेंड करती है। और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म जो है वो जॉइंट डिपेंडेंसीज के ऊपर बेस कर रही होती है। तो फिलहाल हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करनी है। 1NF, 2NF और 3NF, BCNF और 4NF, 5NF और फिर उसके बाद डीनॉर्मलाइजेशन, वो देखते हैं कि अगर आपके तमाम एग्जांपल्स और केस स्टडीज़ हमारी इसके बाद ख़त्म हो जाती हैं तो फिर इसके बाद उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, यहाँ रिविजिट किया गया है सुपर की और प्राइमरी की के कॉन्सेप्ट को। सुपर की ऑफ अ रिलेशन स्कीमा R, A1, A2, AN, ये वो सेट होता है एट्रीब्यूट्स का S जिसे आप कह रहे हैं, सबसेट ऑफ R with the property that no two tuples T1 and T2 in any legal relation state of R will have T1S is equal to T2S। ये आसानी से समझने के लिए क्या ऐसे समझ सकते हैं आप कि सुपर की आपके एट्रीब्यूट्स, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स क्या है? ये टेबल है R और ये एट्रीब्यूट्स हैं A1, A2 और AN तक। इनका एक ऐसा सेट होता है जो ये श्योर करवाता है कि किसी भी एक टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, कोई से दो रिकॉर्ड्स मैच ना करते हो। अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट का सेट या सबसेट आपके पास आ जाता है तो आप क्या कहेंगे कि ये सुपर की है। अच्छा, अगर किसी सुपर की में से एक एट्रीब्यूट को आप निकाल दें तो भी वो सुपर की रहे। यानी सुपर की क्या डेफिनेशन? कि वो दो रिकॉर्ड्स को, दो टपल्स को, किसी भी लीगल टपल्स को किसी भी लीगल डेटाबेस की स्टेट में एक जैसा होने से आइडेंटिफाई कर सकता हो कि ये डिफरेंट है और वो डिफरेंट है, दो टपल्स। तो कोई से दो टपल्स सेम ना स्टोर कर सके तो तब भी आप उसको सुपर की कहेंगे। लेकिन अगर ये स्टेट ख़त्म हो जाए कि सुपर की में से एक एट्रीब्यूट आपने निकाल दिया तो अब वो किसी भी दो टपल्स को यूनिक आइडेंटिफाई ना कर सके और एक वक्त के अंदर एक टेबल में सेम रिकॉर्ड्स स्टोर कर दे तो वो सिर्फ की कहलाएगा, सिर्फ की कहलाएगा, सुपर की नहीं कहलाया जा सकता। तो फिर जब आप मिनिमल सेट ऑफ सुपर की आप निकालते हैं तो वहाँ से क्या बन जाता है? आपकी कैंडिडेट कीज़ बन जाती हैं। तो और किसी एक कैंडिडेट की को जब आपका डेटाबेस डिज़ाइनर सेलेक्ट कर लेता है वो आपके प्राइमरी की बन जाता है, बाकी तमाम आपके सेकेंडरी ऑल्टरनेट कीज़ बन जाते हैं। अच्छा जी, क्विकली जंप ऑन टू दी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब हम इसको कीज़ को आप के लिए मेरा एक अलग से लेक्चर मौजूद है, आप उसको रिलेशनल डेटाबेस या रिलेशनल अलजेब्रा के लेक्चर के अंदर, उस सेशन के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको भी एक दफ़ा फर्दर आप रिविजिट कर लीजिएगा।
नॉर्मल फॉर्म्स की जब हम बात करें तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को कंसिडर कीजिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंसिडरेशन के अंदर क्या बात आती है कि इसमें कंपोजिट एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स से क्या मुराद है कि आपने इस केस के अंदर आकर देखें कि आपके पास एक एट्रीब्यूट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज भी मौजूद हो सकती हैं, और आपने ऐसा रखा कि एक एट्रीब्यूट का नाम दे दिया जो कि दो एट्रीब्यूट्स में डिकम्पोज होना ज़रूरी था, और उसको मिला के आपने एक ही एट्रीब्यूट का नाम रखा। तो हर एट्रीब्यूट का डोमेन डिफरेंट होना चाहिए और वो सेपरेटली रखा गया हो। जैसे कि आप नाम की बात करते हैं तो नाम में अगर आपने रखना है इसके लिए टाइटल अलग हो और साथ ही फर्स्ट नेम आपका अलग हो, मिडिल या सर नेम अलग हो और लास्ट नेम अलग हो, तो ये चार अलग अलग डिकम्पोजिशंस हैं, तो ये कंपोजिट नहीं होनी चाहिए, फिर आपने इसको सेपरेट ही रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए कि आपके पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स ना हो, यानी कि एक ही एट्रीब्यूट चले आपने आइडेंटिफाई कर दिया, फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर्स या डिपार्टमेंट की लोकेशंस, लेकिन ऐसा है कि एक ही रो में एक ही रिकॉर्ड के अंदर आपके पास मल्टीपल फ़ोन नंबर्स हैं या मल्टीपल डिपार्टमेंट की लोकेशंस हैं, तो ये भी डिसअलाउ होना चाहिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर, यानी कि एटॉमिसिटी मेंटेन होनी चाहिए। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो डिसअलाउ होना चाहिए करती है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर आने के लिए, यानी कि मामला क्या है कि हमारा डेटाबेस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा अगर कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट ना हो, कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ना हो और कोई नेस्टेड रिलेशन ना हो। नेस्टेड रिलेशन से मुराद है कि वो तमाम एट्रीब्यूट्स जिनकी वैल्यू किसी एक टपल के लिए एक से ज़्यादा हो। तो लिहाजा यहाँ इस केस में आप ए सिनेरियो पर देखें, डिपार्टमेंट का जो रिलेशन है इसमें डिपार्टमेंट नंबर डिटरमिन कर रहा है डिपार्टमेंट नेम को, डिपार्टमेंट के मैनेजर के एसएसएन को और उसकी लोकेशन को भी, लेकिन लोकेशंस क्या है यहाँ पर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद है। तो लिहाजा जब आप इसकी रियलाइजेशन देखेंगे, एक्चुअल डाटा जो स्टोर हो रहा है, तो रिसर्च डिपार्टमेंट का नाम है, डिपार्टमेंट का नंबर 5 है, डिपार्टमेंट मैनेजर जो है उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर ये है, और 3 लोकेशंस के ऊपर ये डिपार्टमेंट मौजूद है। तो ये एक अनस्टेबल स्टेट है जिसे आपने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर कंसिडर करना है, और ये डिसअलाउड करता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ क्या किया जाएगा, सी जो स्टेट है डिपार्टमेंट की, यहाँ आप देखते हैं कि डिपार्टमेंट नेम अपनी जगह पर मौजूद है, डिपार्टमेंट नंबर अपनी जगह पर मौजूद है, डिपार्टमेंट मैनेजर का एसएसएन नंबर अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन डिपार्टमेंट की लोकेशंस जो हैं उनको आपने एटॉमिक कर दिया। एटॉमिक से मुराद है कि सिंगल वैल्यू यहाँ पर आपने रखी है, मल्टीपल वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो लिहाजा जब आपने इसको सेटल किया तो 2 रिकॉर्ड्स ऐड हो गए फर्दर। अब आप देखते हैं कि रिसर्च का एक रिकॉर्ड था, एक टपल था पहले, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का एक टपल था, हेडक्वार्टर्स का एक टपल था, लेकिन यहाँ आपके पास रिसर्च के 3 टपल्स आ गए, और इससे मामला क्या हुआ कि इससे मामला ये पैदा हुआ कि आपके जो नंबर ऑफ टपल्स हैं उनमें रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे डिपार्टमेंट नेम रिडंडेंटली यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और इसी तरह से नेस्टेड रिलेशन की जो एग्जांपल है उसमें एम्प्लॉय प्रोजेक्ट, अगर आप इस रिलेशनशिप को देखें, अगर इस रिलेशनशिप को देखें एम्प्लॉय प्रोजेक्ट के रिलेशनशिप को, तो यहाँ एसएसएन नंबर, एम्प्लॉय नेम और प्रोजेक्ट नंबर और उसके आवर्स रिकॉर्ड किए गए। अब प्रोजेक्ट नंबर और उसके आवर्स जो हैं वो मल्टीपल वैल्यूज़ रख रहे हैं, नेस्टेड वैल्यूज़ रख रहे हैं, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं उसके अंदर। अब बी सिनेरियो आपके सामने है इसकी वैल्यूज़ के साथ।
तो यहाँ पर पॉसिबली एक से ज़्यादा जब वैल्यूज़ आएंगी तो हम क्या करेंगे, इसका एक आसान तरीका इसको डिकम्पोज करने का क्या किया जाता है कि इस नेस्टेड रिलेशंस को रिजॉल्व किया जाए, और आप क्या करेंगे कि अलग एक रिलेशन बना देंगे एम्प्लॉय प्रोजेक्ट 1 और एम्प्लॉय प्रोजेक्ट 2, और इसमें क्या करते हैं कि आपने टपल्स को ही अलग कर दिया वहाँ से डिकम्पोज करके। SSN और एम्प्लॉय नंबर आपने एक रिलेशन बना दिया, और SSN प्रोजेक्ट नंबर और आवर्स के साथ आपने इसका सेकेंड रिलेशन जनरेट कर दिया। यहाँ इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि इन नेस्टेड रिलेशंस को आपने 1NF के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, और उसका तरीकाकार क्या आपने अप्लाई किया कि इन एट्रीब्यूट्स को आपने डिकम्पोज करके अलग रिलेशन बना दिया। इसका एक और तरीका भी था, वो तरीका ये था कि प्रोजेक्ट नंबर आप देख रहे हैं कि ये नेस्टेड हो सकता है, तो यहीं पर हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या किया जा सकता था कि आप एट्रीब्यूट लेवल के ऊपर इसको हैंडल करते हैं। ये तो हमने उसको टपल लेवल के ऊपर हैंडल किया है। एट्रीब्यूट लेवल पर जब हैंडल करते हैं तो SSN ई नेम P नंबर 1 हो जाता, P नंबर 2 आ जाता, आवर्स 1 और आवर्स 2। तो अगर आप इसको इस तरीके से देखते तो ये भी एक सिनेरियो, ये स्कीम बन जाती। तो आपका 4 एट्रीब्यूट्स की बजाय 6 एट्रीब्यूट्स का एक ही टेबल बन जाता। लेकिन इससे दूसरा जो सिनेरियो आपके सामने रखा गया, यहाँ पर क्या किया आपने, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट को आपने 2 फर्दर रिलेशंस के अंदर डिकम्पोज कर दिया। पहला ये एम्प्लॉय प्रोजेक्ट 1 है और दूसरा एम्प्लॉय प्रोजेक्ट 2 है। सवाल ये है कि क्या एम्प्लॉय प्रोजेक्ट 1 और एम्प्लॉय प्रोजेक्ट 2 लॉसी डिकम्पोजिशन है या लॉसलेस डिकम्पोजिशन है? ये जो सिनेरियो है ये लॉस लेस डिकम्पोजिशन है। वो क्यों कि जब आप इसका नेचुरल ज्वाइन करेंगे एम्प्लॉय प्रोजेक्ट 1 और एम्प्लॉय प्रोजेक्ट 2 का, तो वापस आपको बेस रिलेशन 4 एट्रीब्यूट्स के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो ज्वाइनिंग एट्रीब्यूट है वो हमारा सोशल सिक्योरिटी नंबर है, तो लिहाजा इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में मामला अब ये आता है कि आपने किस तरह से फंक्शनल डिपेंडेंसीज को और प्राइमरी कीज का यूज़ करना है। तो मतलब यहाँ ये होता है कि आपके तमाम रिलेशंस में जो डिपेंडेंसी है वो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। देयर शुड बी नो पार्शल फंक्शनल डिपेंडेंसी। पार्शल फंक्शनल डिपेंडेंसी मुराद ये है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, एरो के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 2 एट्रीब्यूट्स हैं और राइट हैंड साइड के ऊपर 7 एट्रीब्यूट्स हैं। तो आपके दोनों एट्रीब्यूट्स जो कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हैं वो सब के सब कंप्लीट यानी फुल फंक्शनली डिपेंडेंसी अप्लाई कर रहे हो बाकी तमाम 7 एट्रीब्यूट्स के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एट्रीब्यूट भी जो आपका कंपोजिट प्राइमरी की है वो भी काफ़ी हो सके किसी एक एट्रीब्यूट को डिटरमिन करने के लिए जो कि राइट हैंड साइड के ऊपर है। तो इसको आप कहेंगे फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या चीज़ देखना आपने कि आपके पास प्राइमरी एट्रीब्यूट या प्राइमरी की मौजूद हो, और दूसरी चीज़ आपने यहाँ पर देखनी कि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती हो। अगर आपने ये 2 रूल्स या 2 कंस्ट्रेंट्स या 2 क्राइटेरियाज अप्लाई कर दिए तो अब आपका रिलेशन जो है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर मौजूद होगा। रिलेशन स्कीमा R is considered to be in second normal form if every non-prime या non-key attribute can be determined by the key attribute या primary key। मतलब ये है कि हर non-key attribute की एट्रीब्यूट से यानी प्राइमरी की एट्रीब्यूट से डिटरमिन किया जा सकता हो। तो इसको कहा जाएगा
फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब यहाँ देखिएगा हम एम्प्लॉय प्रोजेक्ट का जो रिलेशन था उसको डिकम्पोज कर रहे हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। ये आपके सामने सिनेरियो है, फंक्शनल डिपेंडेंसी 1, फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 और फंक्शनल डिपेंडेंसी 3। ये आपने आइडेंटिफाई जब कर ली कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज ये मौजूद हैं, तो आपने इन तमाम फंक्शनल डिपेंडेंसीज के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन या डिकम्पोजिशन कर लेनी। तो एम्प्लॉय प्रोजेक्ट EP1 आपके पास पहला रिलेशन बन गया जो आपने SSN प्रोजेक्ट नंबर और आवर से निकाल लिया। दूसरा आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 पे मौजूद था SSN और ई नेम, आपने इसको अलग डिकम्पोज कर दिया, इसका नाम EP2 दे दिया। और फिर इसके बाद आपने थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी 3 को निकालकर, जो कि प्रोजेक्ट नंबर which can identify easily the attributes project name and project location respectively, उसको आपने अलग से रख दिया, उसका नाम EP3 दे दिया। तो ये तीनों फंक्शनल डिपेंडेंसीज को आपने आइडेंटिफाई करने के बाद अलग अलग टेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो आपका ये जो पहले EMP प्रोजेक्ट रिलेशन मौजूद था ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में था। अब आपने इसको कन्वर्ट करके सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में ले आए, इस स्टेज के ऊपर ले आए, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के ऊपर ले आए। तो अब ये आपका जो डेटाबेस है ये 2NF के अंदर है। अगर आप यहाँ देखें जो एक और सिनेरियो है, इसमें दूसरा रिलेशन मौजूद था हमारे पास एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट का। पहले तो एम्प्लॉयर प्रोजेक्ट का रिलेशन मौजूद था, तो उसे आपने जब कन्वर्ट किया तो आप इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ले आए। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए यहाँ ज़रूरी होता है, ज़रा नोट कर लीजिएगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए क्या ज़रूरत है कि देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। सेकंड नॉर्मल में क्या ज़रूरत था, देयर शुड बी नो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। मामला क्या होता है कि पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी से मुराद ये है कि आपकी एक कंपोजिट प्राइमरी की है और उस कंपोजिट प्राइमरी की पर जो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं राइट साइड के ऊपर वो 7 हैं। उनमें से एक एट्रीब्यूट ऐसा है जो कि आपकी कंपोजिट प्राइमरी की में जो एक एट्रीब्यूट है उससे भी डिटरमिन किया जा सकता है। तो लिहाजा ये पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हुई। तो आपने क्या किया कि वो जो अलग से डिटरमिन किया जा सकता है उस एक की में से एक एट्रीब्यूट को आपने पकड़ा और वो जो राइट साइड पर एक एट्रीब्यूट है उन दोनों को अलग करके दो एट्रीब्यूट का एक टेबल बना दिया अलग से, और बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं 2 और 6 रह जाएंगे अब आपके पास, कंपोजिट की और 6 एट्रीब्यूट्स दूसरे, तो टोटल 8 एट्रीब्यूट्स का आपका अलग एक टेबल जनरेट हो जाता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या मामला होता है कि देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं कि अगर एक नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा हो तो इसको आप ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी कहेंगे। तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के रिलेशन में हमारा की एट्रीब्यूट प्राइमरी की कौन सी है, यहां आप देख रहे हैं सेकेंड जो केस है आपके पास, इसको मैं जूम कर देता हूं। इस केस में हमारे पास प्राइमरी की कौन सी है जी नबील, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के रिलेशन में प्राइमरी की कौन सी है? SSN, ठीक है जी, SSN हमारी प्राइमरी की है। तो मामला क्या होना चाहिए कि आपके तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं वो प्राइमरी की से डिटरमिन होने चाहिए। तो आप देखते हैं कि एम्प्लॉय नेम भी SSN से डिटरमिन हो सकता है, बर्थ डेट भी SSN से डिटरमिन हो सकती है, एड्रेस भी SSN से डिटरमिन हो सकता है, यानी कि SSN इन तमाम एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन कर रहा है। SSN डिपार्टमेंट नंबर को भी डिटरमिन कर रहा है, डिपार्टमेंट नेम को भी डिटरमिन कर रहा है, डिपार्टमेंट के मैनेजर के सोशल सिक्योरिटी नंबर को भी डिटरमिन कर रहा है। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 होगी। अब आप देखते हैं कि यहाँ डिपार्टमेंट का जो नंबर है वो डिपार्टमेंट के नाम को डिटरमिन कर सकता है, डिपार्टमेंट का नंबर डिपार्टमेंट मैनेजर के SSN को डिटरमिन कर सकता है। ये दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी आप देख रहे हैं। क्या डिपार्टमेंट का नंबर इस केस में, इस सिनेरियो में, इस रिलेशन के अंदर प्राइमरी की है?
नहीं है। यहाँ पर जो प्राइमरी की है वो SSN है, तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट नंबर जो कि यहाँ पर एक नॉन प्राइमरी की, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, लेकिन वो डिटरमिन कर सकता है दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को, तो लिहाजा ये ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी हुई। आपने क्या करना है कि इस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को अब आपने प्राइम एट्रीब्यूट बनाकर अलग एक रिलेशन में तोड़ देना है, जो कि आपको राइट साइड पे ED2 के अंदर नजर आ रहा है। डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट मैनेजर SSN, और यहाँ पर प्राइमरी की कौन सी बन गई, डिपार्टमेंट का नंबर। और इसके अलावा जो इससे पहले रिलेशंस, इस रिलेशन के अंदर जो एट्रीब्यूट्स मौजूद थे, मींस ई नेम, SSN, बी डेट, एड्रेस एंड डिपार्टमेंट नंबर, वो यहाँ पर आपने ED1 रिलेशन के अंदर कन्वर्ट कर ली। तो अब आपके पास ये जो रिलेशन है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ गया। तो यहाँ हमने देख लिया कि आपने 1NF नॉन रिपीटेटिव एटॉमिक वैल्यूज और कोई लूप ना हो, नॉन आइटरेटिव वैल्यूज होनी चाहिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए क्या होना चाहिए कि देयर शुड बी नो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए आपके लिए क्या जरूरी है, देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो हमने यहाँ पर ये तीन कंस्ट्रेंट्स को ऐड करके फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैंडल की और सेटल की। अब जो मैंने एक असाइनमेंट आपके लिए बनाया है वो ये आप नोट कर लें अपने पास स्क्रीन के ऊपर। इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा और ये वीडियो लेक्चर भी आपके पास आ जाता है। जॉब आईडी, जॉब डेट टाइम, ड्राइवर आईडी, ड्राइवर नेम, टैक्सी आईडी, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट नेम, जॉब पिकअप एड्रेस। ये एक सैंपल केस स्टडी है टैक्सी ड्राइवर्स, टैक्सी कंपनी है उसके डेटाबेस से। तो डिफरेंट जितने भी जॉब्स मिली हैं इन ड्राइवर्स को और टैक्सीज़ को और क्लाइंट्स ने जॉब दी हैं, वो तमाम उनकी डिटेल यहाँ पर मौजूद है। तो आपने क्या करना है कि इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक लेकर जाना है। मींस कि आपने इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में पहले लेकर आना है, फिर उसके बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म में रखना है और उसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर रखना है। तो जितने भी टेबल्स इसके फाइनली थर्ड नॉर्मल फॉर्म के आपके पास बनेंगे, आपने स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर जितने रिलेशंस बनते हैं वो आपने डिकम्पोजिशन दिखानी है, फिर डिकम्पोजिशन आपने दिखानी है सेकंड नॉर्मल फॉर्म की, और फिर डिकम्पोजिशन आपने दिखानी है थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक ही है, इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आपकी तरफ से कुछ सवालात हैं तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।